शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से यहाँ रह रहे हिंदू खतरे में हैं। उन पर आए दिन हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। इसमें उसे पाकिस्तान का भी साथ मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान जो कभी उसका दुश्मन हुआ करता था, बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने देश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, उनके घर जलने से नहीं बचा पा रही, उनके मंदिर तोड़े जाने से नहीं रोक पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनुस सरकार की बांग्लादेश में रह रहे कट्टरपंथियों के आगे वाकई नहीं चल रही। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उनकी यही हालत है। क्या इन देशों में रह रहे हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है? इनके लिए कानून नहीं है? इनके मानवाधिकार राइट्स नहीं है? शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में ये तस्वीर आम हो चुकी है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, सामान लूटा जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदुओं का फुल टॉर्चर हो रहा है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश धीरे धीरे जहन्नुम बनता जा रहा है और इस जहन्नुम के आका हैं मोहम्मद यूनुस। वही मोहम्मद यूनुस जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हिंदुओं के हक की बात कहते हैं, उनकी सुरक्षा का दावा भी खूब करते हैं, लेकिन यूनुस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए हर बीतते दिन के साथ सजा बनता जा रहा है। ये तस्वीर बांग्लादेश के सुमनगंज की है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। हिंदू युवक पर फेसबुक पोस्ट में ईश निंदा का आरोप लगाकर हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवी भीड़ ने 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की। घर में बने पूजा स्थलों को भी कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि इन हमलों के कारण 200 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। उधर पुलिस ने ईश निंदा के आरोप में 20 साल के आकाश दास को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हुए बहुत से ऐसे सार्क ममालिक थे जिनमें बांग्लादेश आगे था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कैसे हो गया कि कट्टरपंथी जो है वो हावी हो गए हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए वो बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान में लगातार आवाज उठ रही है। आज की इस तस्वीर को 1971 से जोड़ा जा रहा है। The world community, especially the Hindus and the conscious country, they should react. In 1971, this type of incident happened. In 2024, this same thing happening in Bangladesh. की मांग की थी कल हमने इस बात के विषय को रखा है। बांग्लादेश में जो जेल में हैं हमारे कृष्ण भक्त इस्कॉन के, तो उनको रिलीज करने के लिए मैंने हमारी सरकार से प्रार्थना की है कि उनको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन दे और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वहाँ पे बांग्लादेश में जो सफ़र कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जल्दी ये बिल्कुल विदेश नीति के बात नहीं है, कृष्ण भक्तों के भावनाओं की बात है। यही मैं कह रही हूँ कि जल्दी से उनको हिरगिया किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा हमला किया। उन्होंने बताया इस कट्टरपंथी सोच के डीएनए में क्या है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभव में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति
तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं। लेकिन बांग्लादेश की कहानी हिंदुओं पर अत्याचार पर ही खत्म नहीं हो रही। यूनुस सरकार की प्लानिंग इससे आगे की है। यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। इंडिया न्यूज आज इस साजिश का खुलासा करेगा। आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को बेनकाब कर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंख कान खोल के। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने देश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, उनके घर जलने से नहीं बचा पा रही, उनके मंदिर तोड़े जाने से भी नहीं रोक पा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनुस सरकार की बांग्लादेश में रह रहे कट्टरपंथियों के आगे वाकई नहीं चल रही, या फिर ये सब एक ड्रामा है। ये सब यूनुस सरकार की शह पर ही हो रहा है और आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे पता चलेगा कि इस सब के पीछे यूनुस सरकार ही है। वो हिंदुओं की सुरक्षा की बात तो करती है लेकिन सुरक्षा देती नहीं, और अब तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश भी रच रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान का वॉर प्लान सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि बांग्लादेशी फौज जंगी तैयारी कर रही है। फौज की एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है। इसके अलावा एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। खास बात यह है कि इस पूरे प्लान में बांग्लादेश आर्मी की मदद हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान कर रहा है। बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार की बड़ी खेप मिली है। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि 100 आतंकवादी भी पाकिस्तान से बांग्लादेश में पहुंचे हैं। ये हिंदुओं पर हिंसा के लिए कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग देंगे। खुलासा ये भी हुआ है कि पाकिस्तान फौज भारत के खिलाफ बांग्लादेश बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि BAT भी तैयार करेगी। बांग्लादेश की हथियार डील पर भारत का ध्यान जाना लाजमी है, क्योंकि वो भारत का बेहद अहम पड़ोसी है। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन अब हथियार डील से इतर भी दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। कराची से एक मालवाहक जहाज का चटगांव पहुंचना इसे और भी ज़्यादा पुख्ता करता है। 1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा समुद्री ये संपर्क है। इसने भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में चिंता बढ़ाई है। चटगांव और बांग्लादेश में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, चटगांव और मांगला, लेकिन ये दोनों 5 दशकों से पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हैं। अब अगर पाकिस्तानी जहाज सीधे चटगांव आएंगे तो इनके जरिए भारत में विद्रोही समूहों तक हथियार पहुंचने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी गंभीर विषय है, इसके ऊपर विचार करना जरूरी है। अभी सवाल यह है कि भारत क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके इनके ऊपर प्रेशर डाल सकता है? यस, टू सम एक्सटेंट, बट वो USA जो है उसको वार्ड ऑफ करता रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि USA और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के जो वायलेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए, और अगर झूठ पड़ती है तो बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगानी चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसी शर्मनाक और क्रूरतापूर्ण जो घटना इस समय हो रही है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, वो सबको पता क्या हो रहा है। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच बांग्लादेश की एक और चाल का खुलासा हुआ है। सेना ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना बायर कतार TB2 किलर ड्रोन तैनात किया है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। टर्की का TB2 ड्रोन काफ़ी शक्तिशाली है, जो हमला करने के अलावा जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से भारत के साथ जमीन के साथ साथ हवा में भी तनाव बढ़ गया है। रक्षा मामलों की वेबसाइट RDRW ने TB2 ड्रोन के भारतीय सीमा के पास तैनाती की जानकारी दी है। बांग्लादेश ने टर्की से 12 TB2 ड्रोन खरीदे हैं, जिसमें से उसे 6 पहले ही मिल चुके हैं।
इन ड्रोन को अब बांग्लादेश की वायुसेना उड़ा रही है और सीमा पर जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रही है। टर्की के इस किलर ड्रोन को बांग्लादेश के अलावा भारत के 2 अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और मालदीव ने भी खरीदा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने स्वदेशी बुरक एयर टू सरफेस मिसाइल को बार कटार TB2 ड्रोन में फिट किया है। इस ड्रोन को दुनिया के 33 से ज़्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन से लेकर के अर्मानिया, अजरबैजान की लड़ाई में इस हमलावर ड्रोन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने भी टर्की से इस TB2 ड्रोन के लिए समझौता किया था और जब ये समझौता हुआ था उस समय शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। TB2 ड्रोन 40 फुट के होते हैं और 25,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये टैंक और तोपों को अपने लेजर गाइडेड बम की मदद से तबाह करने की क्षमता रखते हैं। तो जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से TB2 ड्रोन की ताकत है। बांग्लादेश की सेना टर्की से बारूदी सुरंग से बचाने वाला वाहन, रॉकेट डिफेंस सिस्टम और हथियारबंद वाहन भी खरीद चुकी है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की सरकार ने तुर्की से 12 TB2 बायरेक्टर ड्रोन खरीद लिए हैं। इनकी पहली खेप में 6 TB2 ड्रोन बांग्लादेश पहुंच गए हैं और उनका डिप्लॉयमेंट पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ कर दिया गया है। इससे भारत सरकार को या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन जब तक बांग्लादेश की सीमा के अंदर हैं वह उनका अपना एयर स्पेस है। लेकिन गलती से कभी अगर ये ड्रोन भारत की सीमा के अंदर घुस जाते हैं तो हमारी इंडियन एयरफोर्स या हमारी आर्मी या BSF आसानी से इनको शूट डाउन कर देंगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा खुलासा किया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और उनकी हत्याओं का जिम्मेदार यूनुस सरकार को बताया है। न्यूयॉर्क के एक सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में सामूहिक हत्याओं का जिम्मेदार मुझे बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में मोहम्मद यूनुस हैं जो छात्र नेताओं के साथ मिले हुए हैं और सामूहिक हत्याओं में शामिल हैं। बांग्लादेश में टीचर, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। यूनुस सरकार के लोग ही सामूहिक हत्याओं के मास्टरमाइंड हैं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि मैं जनसंहार नहीं चाहती थी, इसलिए देश छोड़ने का फैसला किया। उधर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश में सब कुछ बर्बाद करने का आरोप लगाया है। यूनुस का कहना है कि हसीना ने 15 साल के कार्यकाल में देश के सरकारी तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यूनुस ने फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव की संभावनाओं से भी इनकार कर दिया है। यूनुस सरकार कितने ही दावे कर ले, लेकिन अब उसका असली चेहरा तो सामने आ ही चुका है और यही वजह है कि अब दुनिया बांग्लादेश को नसीहतें देने लगी है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर ब्रिटिश सांसदों ने भी चिंता जताई। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है। ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं, उनकी दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, पुजारियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कंजर्वेटिव सांसद प्रीति पटेल ने भी यूनुस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है जिसे सरकार रोक नहीं पा रही है। हम इससे बहुत परेशान हैं। हमारी संवेदना बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि सरकार को बोलने की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उससे मानवाधिकारों के मुताबिक ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को कुछ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, जैसा उसने 1971 में लिया था? क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत को अपनी सेना बांग्लादेश भेजनी चाहिए? और क्या इस वर्ल्ड प्रेशर का असर यूनुस सरकार पर पड़ेगा?
एक सवाल और है, जिस मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्या उनसे वो वापस ले लेना चाहिए? कि ह्यूमैनिटी कहीं भी डिस्टर्ब हो, भारत का स्टांस बड़ा क्लियर होता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पैलेस्तीन के साथ भी, इजराइल के साथ भी और गाजा के साथ भी हिंदुस्तान हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एंगल को उभारता रहा है और मदद जो है सब जगह भेजता रहा है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश में भी जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए बिल्कुल भारत का स्टांस जो है बड़ा क्लियर है और वो हेल्प करेंगे। कि जहाँ तक सेना भेजने का ताल्लुक होता है, ऐसी अभी वॉर टाइप क्राइसिस नहीं है ना, ऐसी एक दूसरे मुल्क के साथ वैसे इंटरफेरेंस नहीं करता एक दूसरा मुल्क। लेकिन हाँ, कभी कहीं ज़रूरत हो, जैसे कि अर्थक्वेक आया जब पीओके में और उड़ी में, तो भारत ने अपनी सेना, अपने चॉपर्स देने की उनको रिकमेंडेशंस दी थी और पाकिस्तान ने हमारे हेलीकॉप्टर्स और पायलट्स को इस्तेमाल किया उस अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में। अगर वैसी सिचुएशन यहाँ भी इरप्ट होती है, खुदा ना खास्ता, और बांग्लादेश ऐसी कोई हेल्प मांगता है, तो भारत हमेशा आगे आगे रहता है। बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड प्रेशर को मानने वाला नहीं है, और जब ये सैंक्शन लगेगी तो उस समय इनको ये महसूस होगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और जो रेडिकल इस्लामाइजेशन का जो फंदा जो पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस के ऊपर आ चुका है, वो उसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा और खुल के इसको कंडेम करना पड़ेगा और ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि ये जुल्म की जो गाथा लिखी जा रही है वो जल्दी से जल्दी बंद हो। आज 5 दिसंबर है। आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर को 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और ये जंग 16 दिसंबर 1971 तक चली थी। पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश की है और भारत की मदद से आज़ाद हुआ था, 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक सत्ता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के जरिए पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करना शुरू कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। ऐसे में भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आया था। भारत ने मानवाधिकार उल्लंघनों के मद्देनजर बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कूटनीतिक कोशिश कर वैश्विक जन समर्थन जुटाया। इस बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई वायुसेना ठिकानों पर हमला किया। इसे भारत ने युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना और जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना ने 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ा, लेकिन मुख्य फोकस पूर्वी पाकिस्तान पर था। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता मिली, लेकिन आज बांग्लादेश इस एहसान को भूल चुका है। लेकिन उसे भारत की ताकत को नहीं भूलना चाहिए और उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के खिलाफ उसकी कोई भी साजिश उसकी तबाही का कारण बन सकती है।